हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन है और आज हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिसर्च टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये मार्केट रिसर्च का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के बाद मार्केट रिसर्च के दूसरे टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए स्टैटिकल मेथड टू मेक डिसीजन यूजिंग डेटा। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक एजम्पशन और एक या अनुमान लगाना। तो जब हम कोई अनुमान लगाते हैं तो फिर उसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा कंफर्म करते हैं कि हमने जो अनुमान लगाया है वो सही है या गलत है। जैसे कि अगर हम ये बोले कि एक दिल्ली का पॉपुलेशन का एवरेज हाइट 5 फीट है, तो हमने एक अनुमान लगाया है कि वहाँ के एवरेज हाइट 5 फीट है। अब उसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा कंफर्म करेंगे कि 5 फीट है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल लें अगर हम, तो गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम आता है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, जिसके द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये एक एजम्पशन है, एक हाइपोथेसिस है कि अगर हम लोग मिड डे मील के द्वारा जो है सो स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ा होगा। लेकिन इसको ये बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है। इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि सही में मिड डे मील स्कीम के द्वारा जो है सो इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे नल हाइपोथेसिस को, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, सिग्निफिकेंस लेवल को और पी वैल्यू को। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमें ये बताया गया है कि एक कंपनी ने एक दवाई लॉन्च की है डायबिटीज के लिए, और वो दवाई जो है सो बाकी जो अवेलेबल दवाई है उससे अच्छी है। तो हम लोग नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं कि दवाई मेडिसिन ए जो है सो बाकी जो मेडिसिन अवेलेबल है उससे बेहतर है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग क्या फ्रेम करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट, कि जो कंपनी ने एक मेडिसिन लॉन्च की है ए, वो बाकी मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। या फिर इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से अगर समझे, तो एक क्लास में अगर कोई टीचर बोलते हैं कि इस बार के टेस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क 50 है, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं कि एवरेज मार्क 50 है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग क्या लेंगे कि एवरेज मार्क 50 नहीं है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं नॉट एच नॉट म्यू इक्वल टू 50। म्यू इक्वल टू 50, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है कि एवरेज मार्क जो है वो 50 है, तो हम लोग म्यू नल हाइपोथेसिस को ऐसे लिखते हैं। और अगर इसी तरह अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे एच वन म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 50। मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो एवरेज मार्क है या जो मीन है मार्क का, जो ऑब्टेंड किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, वो या तो 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, लेकिन 50 नहीं है। अब हम लोग तीसरे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस लेवल, उस पे जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। और इसको हम लोग टाइप 1 एरर भी कहते हैं और इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। कॉमनली जो सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग चूज़ करते हैं वो 0.1, 0.5 या 0.01 लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि या तो हम लोग जब हम लोग 50 मार्क्स का, अगर हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखें, तो जब टीचर बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट का एवरेज मार्क 50 है, और हम लोग जब इसका सैंपल टेस्ट करते हैं और सपोज करो कि 25 25 स्टूडेंट का एक सैंपल लेते हैं इसको टेस्ट करने के लिए,
या 100 स्टूडेंट का सैंपल लेते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, तो अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल मानते हैं तो इसका मतलब है कि 5 लोगों का मार्क्स जो है सो एग्जैक्टली 50 के इक्वल है, या हमारे नल हाइपोथेसिस के इक्वल है। इसको अगर दूसरे सेंस में समझे तो अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा, और हम लोग यह कह सकते हैं कि हमने जो नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट किया है तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या होता है? एक ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग ऑब्जर्व रिजल्ट एज्यूमिंग क्या है कि एच नॉट जो है सो ट्रू है। कहने का मतलब ये है कि पी वैल्यू जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल है जहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। जो सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो प्री डिटरमाइंड होता है, एक प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड लेवल होता है जो कि रिसर्चर जो है एक्सपेरिमेंट करने से पहले लेते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। जबकि पी वैल्यू क्या है? तो ये कंटिन्यूस मेजर है और इसको जो है सो डिफरेंट जेड टेस्ट या टी टेस्ट के द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और उस हिसाब से फिर हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा और पी वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहले ही बता चुके हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये एक टाइप 1 एरर भी इसको बोलते हैं। जनरली जो इसका कॉमन वैल्यू होता है वो 0.05, 0.01 या 0.10 होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग 0.05 ही यूज करते हैं, और अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया रहता है तो भी हम लोग 0.05 या 5% ही यूज करते हैं। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग नन हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रिजेक्ट करते हैं। अब हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टू टेल टेस्ट देखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए जो एग्जांपल हमने देखा था कि टीचर अगर बोलते हैं कि स्टूडेंट्स का जो है एवरेज मार्क 50 है पूरे क्लास में, तो उस केस में जो हम लोग का अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो टू टेल टेस्ट में जो है वो कैसे लिखेंगे? टू टेल टेस्ट में अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगा वो हम लोग ऐसे लिखेंगे H1 म्यू नॉट इक्वल टू 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज है या मीन जो है वो 50 से ज़्यादा भी हो सकता है और 50 से कम भी हो सकता है। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें जो हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू आता है, सिग्निफिकेंस वैल्यू आता है, वो जो हमारा ये कर्व है उसके दोनों साइड आ सकता है। इस साइड भी आता है और इस साइड भी आता है। तो अगर हम लोग 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेकर के अगर टेस्ट करते हैं तो इस केस में 2.5% जो है राइट हैंड साइड में रहेगा और 2.5% जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। और ये हमारा जो रीजन है वो हमारा एक्सेप्टेंस जोन होगा। ये जो 95% जोन होगा वो एक्सेप्टेंस जोन होगा। और इसमें जेड की जो क्रिटिकल वैल्यू आती है वो +1.96 से लेके और -1.96 के बीच में आती है क्रिटिकल वैल्यू। और इस जोन में अगर हमारा कैलकुलेटेड जेड वैल्यू आता है -1.96 से +1.96 के बीच में, तो हम लोग जो है सो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हमारा कैलकुलेटेड जेड वैल्यू इस रेंज में या फिर इस रेंज में आता है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन वन टेल टेस्ट देखेंगे। अल्फ़ा जो है वो हम लोग 0.05 ही लेके चलेंगे, और एट 0.05 अल्फ़ा जो क्रिटिकल जेड वैल्यू आएगा वो ±1.645 रहेगा। तो वन टेल टेस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है।
एक होता है लेफ़्ट टेल और एक होता है राइट टेल। तो जो लेफ़्ट टेल होता है उसमें जो रिजेक्शन रीजन होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और जो राइट टेल होता है उसमें रिजेक्शन रीजन जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में जो क्रिटिकल वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्लस 1.645 होगा, और इस केस में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो ये होगा क्रिटिकल वैल्यू वो -1.645 होगा, है ना, 645 होगा। और इस जो हम लोगों का ऑब्जर्व्ड जो ये ऑब्जर्व्ड जेड का वैल्यू होता है या क्रिटिकल जेड वैल्यू होता है, जो हम लोग का कैलकुलेटेड जेड वैल्यू अगर इस केस में -1.64 से कम आता है यानी इस साइड आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इस साइड में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सिमिलरली अगर इस केस में राइट टेल में अगर हमारा कैलकुलेटेड जेड वैल्यू +1.645 से ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इस रेंज में आता है यानी +1.645 से कम आता है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो टू टेल टेस्ट है उसको हमने ऑलरेडी समझ रखा है पिछले स्लाइड में। तो जो भी ये वन टेल टेस्ट में लेफ़्ट टेल हो, टू टेल्ड हो या राइट टेल्ड हो, हर किसी में जो हम लोग नल हाइपोथेसिस लिखते हैं वो अगर लास्ट एग्जाम्पल ले एवरेज मार्क वाला, तो नल हाइपोथेसिस सेम उसी तरह लिखा जाएगा तीन केस में, म्यू इक्वल टू 50 लिखा जाएगा, है ना। और अगर हम लोग बात करें लेफ्ट टेल में, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस तीन में जो है सो बदल जाएगा। इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लिखा जाएगा, लेफ्ट टेल में H1 म्यू, और जो म्यू है वो लेस देन 50 हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि टीचर ने हमको बोला कि जो एवरेज है, जो मीन वैल्यू है मार्क्स का वो 50 है, लेकिन हम H1 में अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मान के चल रहे हैं कि जो मीन वैल्यू है मार्क्स का वो लेस देन 50 है। और इस केस में क्या मानेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की म्यू जो है सो नॉट इक्वल टू 50 है। कहने का मतलब ये है, टू टेल्ड में हम लोग ये मानते हैं कि जो मीन वैल्यू है वह 50 से ज़्यादा भी हो सकता है या 50 से कम भी हो सकता है। और राइट टेल्ड में हम लोग ये मानते हैं कि म्यू का वैल्यू जो है सो मोर देन 50 हो जाएगा, यानी कि एवरेज मार्क जो स्टूडेंट ऑब्टेंड किए हैं वो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो H1 जो है तीन केस में जो है अलग अलग लिखते हैं, और जो H0 होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, वो तीनों केस में सेम ही होता है। तीनों केस में हम लोग मान के चलते हैं कि एवरेज मार्क जो ऑब्टेंड है वो 50 ही है। तो होपफुली आपको वन टेल्ड और टू टेल्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एक समरी टेबल है जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर अल्फ़ा जो है उसको हम लोग 0.1, 0.05 या 0.01 ले सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली 0.05 जो है सो यूज किया जाता है। तो 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है कि को हम लोग 5% सिग्निफिकेंस लेवल भी बोल सकते हैं, और उस केस में कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 95% होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेस्ट को H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्फिडेंस हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग H0 को 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 लेते हैं या 1% लेते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग H0 या नल हाइपोथेसिस को 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ
रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग टेस्ट की स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम लोग अल्फ़ा को कम करते जाते हैं। और इसमें क्रिटिकल जेड वैल्यू जो है टू टेल्ड टेस्ट का इसमें दिया हुआ है, मोस्ट कॉमनली 95% के लिए यूज होता है, जो कि प्लस माइनस 1.96 के आसपास, प्लस माइनस 1.96 होता है। और इसी से हम लोग जो हमारा कैलकुलेटेड जेड वैल्यू है उसको कंपेयर करके जो है सो ये एच नॉट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको अच्छे से समझ चुके हैं, और उसको बोथ टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट में समझ चुके हैं। विथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे जो कितना जेड का क्रिटिकल वैल्यू होगा उस हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश किए हैं। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो डिटरमाइंड करता है द थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग एच नॉट, है ना। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है प्री डिटरमाइंड होता है बिफोर कंडक्टिंग टेस्ट। और अगर लोअर अल्फ़ा है या लोअर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो लेस प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर का। और जो है सो रिस्क, जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मोर स्ट्रिक्ट टेस्ट जो है सो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जितना अल्फ़ा कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है टेस्ट में वो बढ़ जाएगी। तो हम लोग इस तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश किए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पी वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू में क्या अंतर है। और अगर हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कैलकुलेटेड जेड वैल्यू से हम लोग टेस्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर पी वैल्यू की ज़रूरत क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग जो है पी वैल्यू का देखेंगे कि पी वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, वो क्रिटिकल वैल्यू से किस तरह डिफरेंट होता है। तो इस जो डायग्राम है यहाँ पे हम लोगों ने एक राइट टेल्ड जेड टेस्ट का एग्जाम्पल लिया है एट 95% सिग्निफिकेंस लेवल। तो 95% सिग्निफिकेंस लेवल पे हमने यहाँ पे एक जेड क्रिटिकल वैल्यू निकाला है, जो कि ये लाइन जो है सो इसको डिनोट कर रहा है। और उस पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल निकाला है और वहाँ से हमने जेड कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला है, जो कि ये लाइन जो है ये लाइन डिनोट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू या जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर जेड क्रिटिकल से कम है या इस साइड है, हम लोग जानते हैं कि इस साइड जो भी डेटा है वो रिजेक्शन जोन में है। तो अगर इस साइड है तो हम लोग इसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और ये जो हमारा रेड लाइन है उसके इस तरफ जो भी डेटा है वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से जो भी डेटा है ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको अल्फ़ा बोलते हैं। ये हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। इस केस में अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 है। और यहाँ पे ये जो हमारा जेड ऑब्जर्व वैल्यू निकाला है या कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाला है, उसके बाद जो भी हमारा डेटा निकल के आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पी वैल्यू। ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है पी वैल्यू। और इस केस में क्या है कि अल्फ़ा जो है ये पूरा अल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा अल्फ़ा जो है सो कहाँ, इस लाइन के बाद जो है पूरा ये जो रेंज है ये पूरा अल्फ़ा है। और हमारा ये पूरा अल्फ़ा है और हमारा पी वैल्यू क्या है, तो ये जो है हमारा पी वैल्यू है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो जो अल्फ़ा है वो मोर देन पी वैल्यू है। और हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फ़ा पी वैल्यू से ज़्यादा होता है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। और यह लाइन जो है वो हम लोगों को मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा देता है, जहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं।
होपफुली यहाँ पे आपको क्लैरिटी हुआ होगा कि अल्फ़ा और पी वैल्यू में क्या अंतर है और कैसे पी वैल्यू जो है सो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा देता है, जहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग H0 और H1 को डिफाइन करना। देन फिर हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल को डिसाइड करते हैं कि वेदर हम लोग उसमें 0.05 लेंगे, 0.01 लेंगे या 0.1 लेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट को डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट हम लोगों को करना है, और फिर हम लोग एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोग जो है सो फाइंड आउट करते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट जो है सो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का डेटा है, उस हिसाब से हम लोग टाइप ऑफ टेस्ट जो है सो सेलेक्ट करते हैं। एक बार टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाने के बाद हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जेड वैल्यू, कैलकुलेटेड जेड वैल्यू भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो जेड वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद जो है हम लोग उससे कंप्यूट करेंगे पी वैल्यू को, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे पी वैल्यू को अल्फ़ा के साथ। अगर अल्फ़ा मोर देन पी वैल्यू रहेगा या इक्वल टू रहेगा तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर पी वैल्यू मोर देन अल्फ़ा रहेगा तो हम लोग फेल टू रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जेड टेस्ट का, जिसमें कि टू टेल्ड जेड टेस्ट का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक बोतल शुड कंटेन 500 ml। ठीक है, इसमें हम लोग ने n बराबर 100 सैंपल लिया है, मीन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 495 ml, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, और अल्फ़ा जो है 0.05 लिया है। तो हाइपोथेसिस हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें H0 क्या होगा, H0 हम लोग जानते हैं कि स्टेटस को जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने इसको लिखा है कि म्यू बराबर 500, क्योंकि 500 बोतल जो है सॉफ्ट ड्रिंक का, उसमें 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक होना चाहिए। तो हम लोगों ने म्यू इक्वल टू 500 लिया है नल हाइपोथेसिस में। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम लोग क्या मान रहे हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू 500, मतलब म्यू जो है 500 ml के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब म्यू मोर देन 500 भी हो सकता है और लेस देन 500 ml भी हो सकता है। इसके बाद हमने इस पे जेड का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमने जेड की वैल्यू निकाली यहाँ पे। तो जेड की वैल्यू आई -5, और क्रिटिकल जेड वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा अगर 0.05 है तो जेड वैल्यू, जो क्रिटिकल जेड वैल्यू है वो ±1.96 है, और हमारा इसमें कैलकुलेटेड जेड वैल्यू कितना आया है -5। तो -5 जो है वो लेस देन -1.96 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम इस केस में क्या है कि हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, और हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 500 ml है, या तो बोतल में 500 से ज़्यादा है या कम है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी टू टेल टेस्ट का है, लेकिन इसमें हम लोगों ने टी टेस्ट का यूज किया है, और ये फार्मूला है। इस इन स्लाइड में हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टी टेस्ट और जेड टेस्ट वगैरह हम लोग अलग से भी देखेंगे। तो टीचर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टीचर क्लेम एवरेज स्कोर इज़ 75, और सैंपल हमने 16 का सैंपल लिया है, मीन 72 है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, और अल्फ़ा जो है वो 0.05 है। तो इस केस में हम लोगों ने H0 जो लिखा है उसमें म्यू इक्वल टू 75 है, और H1 जो है उसमें म्यू नॉट इक्वल टू 75 है, मतलब 75 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। हमने इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को डाला है,
तो हमारा टी का वैल्यू जो है -2.4 आया है। अगेन जो माइनस और जो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में निकालना होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, तो n 16 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो जाएगा। और एट अल्फ़ा 0.5 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 15, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टी वैल्यू जो है वो +-2.131 आएगा। जो टी वैल्यू का टेबल होता है वो उससे ये निकालते हैं हम लोग। और हम लोगों को यहाँ पे टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है -2.4 आया है, मतलब जो -2.131 है उससे कम आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि स्कोर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 75। मतलब स्कोर 75 से ज़्यादा भी है या कम है, लेकिन 75 नहीं है। हम लोग ये थर्ड एग्जांपल देखते हैं वन टेल टी टेस्ट का, राइट टेल टेस्ट का। तो इसमें कह रहा है कि एक ट्रेनर है जो क्लेम करता है कि किसी चीज़ का डाइट इंक्रीज करने से जो बेंच प्रेस है वो 100 केजी से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हमने सैंपल लिया है, सैंपल साइज 10 लिया है, मीन 104 उसका निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 और अल्फ़ा 0.05। तो इसमें हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, जो नल हाइपोथेसिस लिखेंगे वो लिखेंगे कि म्यू का वैल्यू जो है सो 100 से कम है या बराबर है। मतलब जो डाइट लेने से जो है सो जो बेंच प्रेस है वो 100 केजी से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या लेंगे कि म्यू का वैल्यू मोर देन 100 है, यानी डाइट लेने से, इंक्रीज करने से जो बेंच प्रेस है वो 100 केजी से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हमने टी का वैल्यू निकाला, टी क्रिटिकल का वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल करके, तो वो आया 2.53। 2.53 हमारा आया। और जो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे निकालते हैं, जो n-1 तो n 10 है और -1 करेंगे तो 9, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, और अल्फ़ा 0.05 पे जो हमारा क्रिटिकल टी निकलेगा टी टेबल से वो 1.833 आएगा है। तो फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो फाइंड आउट होगा कि जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.53 है, जो मोर देन 1.83 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा पी वैल्यू को भी समझने का कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो बनाते हैं। क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो इसमें क्या होगा, हमारा जो टी क्रिटिकल वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो ये जो है हमने निकाला है, तो ये हमारा आया हुआ है 1.833। तो अभी हम लोग इसको 1.8 लेके चलते हैं, और हमने जो ये कैलकुलेट किया है, टी वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो हमारा आ रहा है 2.53 हमारा आ रहा है। तो हमको पता है कि ये जो है 2.53 आ रहा है। तो हमको पता है कि ये हमारा जो क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल टी वैल्यू है, उसके बाद जो भी एरिया है वो हमारा रिजेक्शन रीजन है। अगर कोई भी डेटा इस रीजन में आता है तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो राइटली हमने यहाँ क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस को। ठीक है। और ये हम लोगों को पता है कि ये जो रेड रीजन है 1.8 के बाद जो भी रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 0.05 होगा। और जो कि ये राइट टेल्ड है तो सारा अल्फ़ा एक साइड में होगा, तो ये 0.05 इसका वैल्यू हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है सो कैलकुलेटेड टी वैल्यू निकला है 2.53। तो जो पी वैल्यू इसमें हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2.5 के बाद जो भी है वैल्यू वो हमारा ये रेंज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पी वैल्यू हो जाएगा, पी वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा जो है वो पी वैल्यू है, पी वैल्यू है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा जो है सो मोर देन पी वैल्यू है।
तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है, जहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले भी ये देखा है कि पी वैल्यू जो है वो देता है मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो कहाँ पे होगा, वो ये जो ब्लू वाला लाइन है वो वहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल में पी वैल्यू को भी समझने का कोशिश किए हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है। जब हम लोग, एरर का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ गलती करते हैं तो उसको एरर बोलेंगे। तो टाइप 1 एरर क्या होगा, तो रिजेक्टिंग एच नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। अगर एच नॉट ट्रू है और हम लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमने कुछ एरर कर रहे हैं। अगर वो ट्रू है तो हमको उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो एक एरर है। तो जब हम लोग एच नॉट ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 1 एरर होता है। और टाइप 2 एरर क्या होता है, फेलिंग टू रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज एक्चुअली ट्रू। मतलब फेलिंग टू रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज एक्चुअली ट्रू, मतलब जब एच वन ट्रू है लेकिन हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमने एरर किया है। तो वो एक टाइप 2 एरर जो है सो कहलाता है। और इसको जो है सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, तो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे कि में अगर हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि नया ड्रग जो है सो अच्छा काम करता है जबकि एक्चुअली वो नहीं काम कर रहा है, तो वो टाइप 1 एरर होगा। और ये कंक्लूड करें कि वो नया ड्रग जो है सो काम नहीं कर रहा है बट एक्चुअली वो काम कर रहा है, तो वो टाइप 2 एरर होगा। इसमें हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझने का कोशिश करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और अगर हम लोग रिजेक्ट करते हैं उसको, तो ये टाइप 1 एरर होता है, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है और अगर हम लोग उसको फेल टू रिजेक्ट करते हैं, तो वो जो है सो टाइप 2 एरर होता है। इसको हम लोग जो है सो बीटा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर नल हाइपोथेसिस गलत है और उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, तो वो करेक्ट आउटकम होता है और उसको हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हम लोग फेल टू रिजेक्ट करते हैं, तो वो भी एक करेक्ट आउटकम होता है और उसको हम लोग 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंट लेवल, पी वैल्यू वगैरह को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सिग्निफिकेंट लेवल में हमने 2 टेल 1 टेल टेस्ट वगैरह को भी देख लिया है। उसके बाद हमने टाइप 1 टाइप 2 एरर को भी देख चुके हैं। पी वैल्यू को भी हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ये इस तरह से हम लोग जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और उसके स्टेप्स हैं उसको समझने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्केट रिसर्च के कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। थैंक यू। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।